नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। और हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से मगध साम्राज्य का विस्तार किया और भारत की सीमाएं आप देखोगे ईरान, कंधार से लेकर बांग्लादेश तक और उधर कश्मीर से लेकर मैसूर कर्नाटक तक विस्तृत करी। उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ाई करी और आज हम भारत के महानतम शासकों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर बैठा हुआ नाम देखने को मिलता है वो सम्राट अशोक का मिलता है। इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का इनके बारे में कुछ प्रयास करेंगे। देखिए, बातचीत करें, सम्राट अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो हम कहेंगे 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले तो मैं बातचीत बता देता हूं। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के लड़के का नाम सम्राट अशोक। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम, अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी था। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो सम्राट अशोक के टोटल अगर हम बातचीत करें 99 भाई देखने को और मिलते हैं। 100 पुत्र कहने को मिलता है कि बिंदुसार के 100 बच्चे थे, जिसमें से अशोक को छोड़कर 99 दूसरे भाई हैं। और जब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जब हम आपसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी 272 ईसा पूर्व की, 272 ईसा पूर्व में, तो बिंदुसार क्या हो रहे हैं? बिंदुसार की मृत्यु हो जा रही। और जब मृत्यु हो जा रही तो 3 साल लगभग लगभग 272 ईसा पूर्व से लेकर 269 बीसीई तक, ईसा पूर्व तक एक इम्पटी टाइम देखने को मिलता है, खाली समय। और ये इस समय में अगर आप देखोगे तो सम्राट अशोक के द्वारा अपने भाइयों की हत्या की जा रही। ये कहीं कहीं पर पुस्तकों में देखने को यह मिलता है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं 269 बीसीई में। और इसी डेट के बिहाफ पर कहते हैं कि अपने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब 261 बीसीई में, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसीई में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भीषण भयंकर युद्ध होता है। तो चलिए हम कलिंग के युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो। अशोक का जो जन्म है वो 304 बीसीई में हो रहा है और इनकी जो मृत्यु है वो कब हो रही है? तो जन्म हो रहा है 304 ईसा पूर्व में और मृत्यु की बातचीत करें 232 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो रही। इनका जो जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। इनके पिता का नाम है बिंदुसार, इनकी माता का नाम है सुभद्रांगी। ये पहले भगवान शिव के उपासक रहते हैं। ये पहले किसके उपासक रहते हैं? भगवान शिव के उपासक रहते हैं। लेकिन जब कलिंग युद्ध हो जाता है तो उसके बाद ये उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बौद्ध अनुयायी हो जाते हैं। मतलब पहले हिंदू रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? बौद्ध हो जाते हैं। ये बेसिकली अगर हम शासनकाल की बातचीत करें 269 बीसीई में गद्दी पर बैठते हैं, राज्याभिषेक होता है और 232 ईसा पूर्व तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं इनकी पत्नियों में करुवाकी, असिंगमित्रा, असंधिमित्रा, देवी, पद्मावती, इनके नाम देखने को मिलता है। और अगर वहीं हम इनके पुत्र और पुत्रियों की बातचीत करें, महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल कुणाल और उसके साथ साथ बातचीत करें चारुमती, ये इनके पुत्रों के नाम। और महेंद्र और संघमित्रा का नाम आप सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक इनको श्रीलंका तक भेजता है। कहां पर? श्रीलंका इनको भेजता है। चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में जब हम आते हैं तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि कलिंग का युद्ध होता क्यों है? क्यों? तो पहला तो रीजन इतिहासकारों में बिल्कुल स्पष्ट है कि भैया साम्राज्य विस्तार। इससे पहले भी साम्राज्य विस्तार चल रहा था और यहां पर भी क्या है? एक लालसा देखने को मिलती है, साम्राज्य विस्तार। पहली तो बिल्कुल स्पष्ट बात देखने को क्या मिलती है? साम्राज्य विस्तार। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं सुरक्षा दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टि से, जो सेफ्टी सिक्योरिटी है मगध साम्राज्य की, उसके लिए कलिंग पर आक्रमण किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दक्षिण के साथ, दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए और समुद्री तथा स्थल मार्गों पर नियंत्रण के लिए। और दक्षिण के साथ क्या करना है? दक्षिण के साथ सीधे संपर्क हो जाए, दक्षिण के साथ
सीधे संपर्क हो जाए, सीधे संपर्क के लिए, और उसके साथ साथ क्या हो भैया, समुद्री और स्थलीय मार्गों पर क्या हो, नियंत्रण। समुद्री और स्थलीय मार्गों पर, स्थलीय मार्गों पर नियंत्रण हेतु, मार्गों पर नियंत्रण हेतु क्या होता है, कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है, कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, युद्ध तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर सम्राट अशोक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और ये कलिंग कहां पर है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में। कहां पर है, कलिंग जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें। कलिंग के युद्ध के बारे में जो जानकारी है, कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, बारे में जानकारी, बारे में जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है, बृहद शिलालेख से मिलती है, 13वें बृहद शिलालेख से मिलती है। 13th जो बृहद शिलालेख है उससे हमको कलिंग युद्ध की जानकारी मिल रही। अब यही पर ध्यान समझिएगा, जब हम 13वें, देखो अगर भारत का छोटा सा नक्शा बना के देखो, ठीक, ये वाला जो सेगमेंट है ये है उड़ीसा वाला, ये उड़ीसा का सेगमेंट है। और यहीं पर कलिंग का क्या होता है, कलिंग की लड़ाई होती है, कलिंग का झगड़ा होता है। जब कलिंग युद्ध होता है तो इस युद्ध में अगर आप देखोगे तो देखने को यह मिलेगा, कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग क्या हुए, 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में। कह रहे हैं कि 1.5 लाख से अधिक लोग क्या है, 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो रहे हैं। मतलब भीषण तबाही मचा दी, इतनी तबाही कि भैया, मतलब इसी साथ में देखोगे, मतलब अगर हम कहें लाखों लोग निर्वासित हुए और लाखों लोग क्या हुए, बंदी बना लिए गए। लाखों लोग निर्वासित भी हो गए, लाखों लोग निर्वासित हुए और लाखों क्या बनाए गए, लाखों बंदी बना लिए गए। अब युद्ध होगा, चोट लगी है, लोग मरे हैं, डेड बॉडीज के ऊपर विलाप चल रहा है, रोने का काम चल रहा है, रुदन का कार्य हो रहा है। और इतना भीषण तबाही देखकर अशोक का हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया। और द्रवित होने के साथ ही इसने क्या किया, इसी युद्ध के बाद अशोक ने सदा सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप, कलिंग युद्ध में भीषण तबाही को देखकर, तबाही को देखकर अशोक ने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया। त्याग दिया, युद्ध को त्यागना मतलब भेरी घोष को त्याग देना, ठीक है, त्याग दिया। त्याग दिया मतलब भेरी घोष को क्या करा जा रहा है, भेरी घोष को त्याग दिया जा रहा है और उसके स्थान पर धम्म घोष की क्या किया जा रहा है, धम्म घोष को अपना रहा है। धम्म घोष को क्या हो रहा है, धम्म घोष को अपनाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो सम्राट अशोका के द्वारा भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष को अपनाया गया। मतलब युद्ध की जगह पर धम्म घोष का दूसरे शब्दों में मतलब होता है भैया शांति नीति। शांति नीति, युद्ध नीति की जगह पर शांति नीति को क्या किया जा रहा है, शांति नीति को अपनाया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो 13th बृहद शिलालेख जो है, 13वां जो विशाल शिलालेख है, 13वां विशाल शिलालेख, यहां पर विशाल जरूर लिख लेना, विशाल शिलालेख जो है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि भैया अब युद्ध नहीं होंगे, अब युद्ध की जगह पर शांति के बिहाफ पर क्या किया जाएगा, शासन का संचालन करा जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, हृदय परिवर्तन के पीछे कुछ और कारण भी मिलते हैं कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। क्यों अपना लिया, तो एक कारण यह देखने को मिलता है कि भैया समय की आवश्यकता। समय की आवश्यकता क्या थी कि समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज्य मौर्य वंश का हो गया, एक छत्र राज्य हो गया है
मौर्य वंश का। तो अब राजा कोई बचा नहीं, तो हम किससे झगड़ा करेंगे? अक्षत्र राज्य राज करने दो। और दूसरा वाकई हृदय परिवर्तन कि युद्ध में भीषण रोते बिलखते लोगों को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने क्या किया? उसने भेरी घोष युद्ध नीति को त्याग कर शांति नीति को क्या किया? शांति नीति को अपनाया, मतलब धम्म घोष को अपना लिया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, अशोक के अभिलेखों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही, अशोक के अभिलेखों के बारे में बातचीत करें तो अशोक के जो अभिलेख हैं ये देखोगे, ये कहां? कर्नाटक से लेकर अफगानिस्तान तक। मतलब अगर हम कहें तो ये अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक पूरे भारत में जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। और अभिलेखों को हम 5 वर्गों में बांटकर पढ़ सकते हैं। अभिलेखों को कितने वर्गों में हम बांटकर पढ़ सकते हैं? 5 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है वृहद शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख, तीसरा है वृहद स्तंभलेख, चौथा है लघु स्तंभलेख और पांचवा है पृथक लेख। अशोक के जो अभिलेख हैं ये खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, अरमाइक लिपि में देखने को मिले। मतलब अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो इन अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। मतलब लोकल भाषाओं का प्रयोग जिस क्षेत्र में है वहां पर। जैसे एग्जांपल की बातचीत करें, अगर हम अफगानिस्तान की बातचीत करें तो वहां पर खरोष्ठी भाषा में, खरोष्ठी लिपि में आपको अभिलेख मिलेगा। वहीं अगर हम भारत में हैं तो हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि में आपको क्या मिलेगा? ब्राह्मी लिपि में आपको अभिलेख मिलेंगे। तो ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस क्षेत्र में है वही भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छा, अभिलेखों में क्या होता था? ये अभिलेख क्यों बनवाए गए? अभिलेख का जो सोर्स देखने को मिलता है वो एक है फारस का राजा डेरियस प्रथम, राजा दारा प्रथम। मतलब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूं तो ईरान के राजा हैं जिनका नाम है डेरियस प्रथम। मतलब अभिलेखों की कॉपी जो इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने अभिलेखों को कहां से लिया है, तो अशोक ने अभिलेखों को, एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? लिखिएगा लिखिएगा, अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से माध्यम से अपनी प्रजा को शिक्षा देने की प्रेरणा, प्रजा को शिक्षा देने की प्रेरणा, देने की प्रेरणा प्रेरणा ईरान के राजा, ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से मिली, डेरियस प्रथम से मिली। अब अच्छा, इन अभिलेखों में होता क्या था? जब हम इन अभिलेखों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं तो इन अभिलेखों में क्या जानकारी मिलती है? तो अभिलेखों में अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है कि उसका साम्राज्य कहां तक विस्तृत है। इसके साथ साथ बातचीत करें घरेलू तथा उसकी विदेशी नीति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। घरेलू तथा विदेशी नीति के बारे में जानकारी मिलती है, विदेशी नीति के बारे में जानकारी मिलती है। और अगली बातचीत करें तो अगला क्या मिलता है? तो उसके जीवन वृत्त और धर्म पर, अशोक के जीवन वृत्त और उसके धर्म के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब अभिलेख जो थे ये अशोक को समझने का, अशोक के शासनकाल को समझने का एक महत्वपूर्ण क्या हो सकते हैं? माध्यम हो सकते हैं, महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो अशोक के समय में आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया, बौद्ध धर्म जब बताया है तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा है। मोगलपुत्र तिस उस समय क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल के, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। लेकिन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में किसी भी अभिलेख में, किसी भी बृहद शिलालेख में हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बातचीत आगे करते हैं और बृहद शिलालेखों के बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर आप देखोगे पहले तो बात समझो कि ये जो अभिलेख हैं, ये जो शिलालेख हैं,
इन अशोक के स्तंभों को सर्वप्रथम अगर हम आपसे बातचीत करें किसने खोजा, तो क्या उत्तर आएगा? आप सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना, तो एक पॉइंट लिखो, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज, अभिलेखों की, अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज किसने करी? सर्वप्रथम खोज पादरेटी फेनथेलर, फेनथेलर, पादरेटी फेनथेलर ने की। किसने की? पादरेटी फेनथेलर ने की थी, पादरेटी फेनथेलर ने की थी। लेकिन एक चीज और समझो, इन अभिलेखों को पढ़ा किसने? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप 1750, जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1750 में पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। सबसे पहले इनको कौन पढ़ रहा है? इनको पढ़ने का काम सबसे पहले कर रहे जेम्स प्रिंसेप महोदय। और ध्यान समझिएगा, ये अगर यहीं पर थोड़ा रुके, डेट गड़बड़ हो गई, 1750 की जगह 1737 है। 1737 से अगर हम आपसे बातचीत करें तो इनकी पढ़ाई शुरू करी थी किसने? तो हम कहेंगे जेम्स प्रिंसेप साहब ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य शुरू किया। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, लेकिन जानते हैं अगर हम आपसे बात करें, अशोक का नाम कहीं कहीं पर प्रियदर्शी मिलता है। अब प्रियदर्शी का जो नाम है वो अशोक का ही एक नाम है। ये कौन मिला के बताया? तो एक विद्वान हुए जिनका नाम था टर्नर। तो प्रियदर्शी नाम से, प्रियदर्शी नाम से अशोक का, अशोक का समीकरण या सामंजस्य, समीकरण या सामंजस्य, समीकरण या सामंजस्य 1863 में किसने बताया? टर्नर महोदय ने बैठाया था। टर्नर महोदय ने बैठाया था, बैठाया था। मतलब आप समझिए ये विलुप्त हो गए थे, ऐसा आप समझ सकते हैं। लोगों को, भारतीय लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि भैया ये हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसा शासक हुआ है जिसका जो अधिकार है, जिसका जो क्षेत्र है वो कंधार से लेकर अगर बातचीत करें तो मैसूर तक, और इधर अगर गुजरात की बातचीत करें, गुजरात से लेकर इधर बांग्लादेश तक विस्तृत है। आप समझिए, तो प्रियदर्शी देखने को मिलता था अशोक का नाम, देवना नाम, प्रियदर्शी ऐसे नाम मिलता था। तो ये समझ ही में नहीं आता था कि प्रियदर्शी कौन है, प्रियदर्शी कौन था। तो अब यहीं पर ध्यान समझना। तो सबसे पहले टर्नर महोदय ने क्या किया? अशोक का ही नाम बताया कि अशोक का नाम क्या है, अशोक ही सम्राट को प्रियदर्शी के नाम में ट्रीट किया गया है। ऐसा किसने बताया? टर्नर महोदय ने। और ये कब बताया? 1863 में ये बता रहे, 1863 में बता रहे, ठीक है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या है, तो यहीं पर एक पॉइंट और लिख लो, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा अरमाइक, अरमाइक के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें प्राकृतिक या प्राकृत या यूनानी, यूनानी है। ये भाषा देखने को मिलती। और यहीं पर एक और पॉइंट अगर हम और बैठा लें, तो अगला पॉइंट हम यहीं पर लिख लेंगे कि भैया ये जो टर्नर महोदय बता रहे हैं कि अशोक का ही नाम प्रियदर्शी है, ये कहां कहां पर किस किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो आप देखोगे अशोक का प्रियदर्शी नाम, प्रियदर्शी नाम, प्रियदर्शी नाम निम्न स्तंभ लेखों में प्राप्त होता है। निम्न स्तंभ लेखों में
प्राप्त होता है, निम्न स्तंभ लेखों में प्राप्त होता है। कौन कौन से स्तंभ लेखों में प्राप्त होता है? तो जैसे मास्की, मास्की स्तंभ लेख, ये मास्की स्तंभ लेख कहां है? तो मास्की स्तंभ लेख कर्नाटक में। दूसरी बातचीत करें उदय गोलन स्तंभ लेख, उदय गोलन स्तंभ लेख, ये भी कर्नाटक में। तीसरा नेट्टूर, नेट्टूर स्तंभ लेख, ये भी कहां है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। ये सब कहां पर है? ये कर्नाटक में है। और वहीं अगली बातचीत करें, चौथा स्तंभ लेख है गुर्जरा, और ये गुर्जरा स्तंभ लेख कहां पर है? तो हम कहेंगे ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और पांचवें की बातचीत करें तो कंगनहल्ली, कंगनहल्ली, कंगनहल्ली और कंगनहल्ली, हल्ली हल्ली नहीं हल्ली स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें तो ये भी आपका कर्नाटका में देखने को, कर्नाटका में देखने को मिलता है। और यही आप ध्यान से देखेंगे, इन्हीं स्तंभ लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? इन्हीं अशोक का नाम अशोक मिलता है। इन स्तंभ लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से मास्की स्तंभ लेख कहां स्थित है? तो उत्तर आएगा कर्नाटक में। उदयगोलन स्तंभ लेख कहां पर है? कर्नाटक में। नेट्टूर स्तंभ लेख कहां है? कर्नाटक में। गुर्जरा स्तंभ लेख कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और कंगनहल्ली कहां पर है? तो हम कहेंगे भैया कंगनहल्ली जो है कर्नाटक में है, और गुर्जरा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और इन्हीं स्तंभ लेखों में अशोक का नाम क्या देखने को मिलता है? अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बातचीत करने चले वृहद शिलालेख के बारे में। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो वृहद शिलालेखों की संख्या है 14, 14 नंबर है। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और यह कितने स्थानों से प्राप्त हुए? यह 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कितने? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कौन कौन से स्थान? तो जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों लोकेशन आपकी पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। अब चूंकि पाकिस्तान भी उस समय अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो शहबाजगढ़ी जो है वो पेशावर में है, और मानसेहरा जो है हजारा के पास में, दोनों पाकिस्तान में है। यहां पर जो आपको वृहद शिलालेख मिले हैं, उनकी लिपि क्या है? उनकी लिपि आप देखोगे तो खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि का क्या हुआ है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग यहां पर हुआ है। वही अगली अगर हम आपसे बातचीत करें वही अगर हम आगे बातचीत करें, नेक्स्ट की बातचीत करें, अगला क्या है? अगला जो है गिरनार। तो आप सबको पता है यही का अभिलेख है जहां पर देखने को हमको मिलता है कि भैया यहीं पर क्या है? सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया है ना, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो बेसिकली ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे, उन्होंने सूखे के टाइम पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो गिरनार जो अभिलेख है गुजरात में, उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। वहीं अगर सोपरा की बातचीत करें, सोपारा कहां है? मध्य महाराष्ट्र में, और इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। कालसी की बातचीत करें, कालसी जो है वो देहरादून में है, और इसकी भी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और येर्रागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, और इसकी लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। वहीं अगली बातचीत करें धौला या धौली पुरी नामक जगह पर है, इसकी भी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और जौगढ़ की बातचीत करें तो जौगढ़ क्या है? जौगढ़ की भी लिपि क्या है? तो हम कहेंगे ब्राह्मी लिपि में ये सब पाए जाते हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो जाए तो आगे बताओ, फिर हम आगे बातचीत आपसे करते हैं। तो ये शिलालेख कितने हैं? तो हम कहेंगे 14 है। कितने स्थानों से मिले? 8 स्थानों से मिले। ठीक है, चलें आगे। अब हम आगे बातचीत कर रहे हैं। अब हम वृहद शिलालेख जिनकी संख्या कितनी है? 14 है, इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहला पढ़ते हैं वृहद शिलालेख नंबर 1। वृहद शिलालेख नंबर 1 क्या करता है? कहता है भैया पशु हत्या बंद करना है, पशु हत्या नहीं करनी है, और सामाजिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। राजसी जो खानसामा होगा, भोजन जहां बनेगा,
मतलब राजा की जो किचन होगी उसमें भी केवल और केवल, अगर हम आपसे बातचीत करें, केवल और केवल 3 पशु प्रतिदिन मारी जाएंगे। मतलब अगर हम पशु हत्या की बातचीत करें तो केवल 3 पशु मारे जाएंगे। किसके लिए? राजा के संबंध में है, राजा का जो किचन है उसमें। जिसमें से क्या होंगे? जिसमें से 2 मोर होंगे और 1 मृग होगा। 2 मोर और 1 क्या होगा? 1 हिरन होगा। इसी को मारा जाएगा। मतलब पशु हत्या को कम करने की बात करी गई है। और जो सामाजिक उत्सव होंगे इन पर भी क्या लगेगा? इन पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो बृहद शिलालेख 1 ये कहता है कि पशु हत्या तथा सामाजिक उत्सव पर क्या होगा? प्रतिबंध लगेगा। केवल राजसी खानसामे में 3 पशु मारे जाएंगे, जिसमें से 2 मोर होंगे और 1 क्या होगा? 1 मृग होगा। मतलब केवल शाही रसोई में, जो राजा की रसोई होगी उसमें केवल क्या होगा? उसमें केवल अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 3 पशु की हत्या करी जाएगी। ठीक है। अगला वृहद शिलालेख नंबर 2। वृहद शिलालेख नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि भैया ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करी जाएगी। मतलब चिकित्सालय स्थापित किए जाने, मानव तो है ही, मानव के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके साथ साथ वृहद शिलालेख 2 में जानकारी मिलती है कि भैया जो आपके मार्ग होंगे, मार्गों में कुएं खुदवाए गए। मार्गों में क्या खुदवाया गया? मार्गों में कुएं खुदवाए गए। और कुओं के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। मार्गों में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। ये किसके अनुसार? ये वृहद शिलालेख 2 में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। वृहद शिलालेख नंबर 2 में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। अगली बातचीत करते हैं। अगला है वृहद शिलालेख नंबर 3। कह रहे अधीनस्थ अधिकारियों, जो भी साम्राज्य के अंतर्गत अधिकारी होंगे, वो प्रत्येक 5 वर्ष जाएंगे और धर्म एवं अन्य कार्यों की शिक्षा जनता के बीच में देंगे। अब अगर हम इसमें बातचीत करें तो ये जो अधिकारी हैं, साम्राज्य के अधीन काम करने वाले कर्मचारी थे, जैसे युक्त, रज्जक या हम प्रादेशिक जो हैं, ये सब प्रत्येक 5वें वर्ष अपने क्षेत्राधिकार में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता को क्या करेंगे? जनता को शिक्षा प्रदान करेंगे। किसके संबंध में? धर्म एवं अन्य कार्यों की, धर्म एवं अन्य कार्यों की शिक्षा प्रदान करने के संबंध में कौन सा है? तो वृहद शिलालेख नंबर 3 है हमारा ये अभिलेख। आगे अगली बातचीत करते हैं वृहद शिलालेख नंबर 4। वृहद शिलालेख नंबर 4 जो है वो धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार रखता है। क्या रखता है? धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों को यह प्रस्तुत करता है। कह रहे हैं कि भैया प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से, प्रियदर्शी राजा मतलब सम्राट अशोक के शासन से क्या हुआ है? तो कहेंगे भैया प्राणियों की अहिंसा हुई है। प्राणियों के मध्य अहिंसा हुई है। अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं हो रही, जीवों की रक्षा हुई है। जीवों की रक्षा के साथ साथ बातचीत करें तो हम कहेंगे बंधुओं का आदर करने की बातचीत करी गई कि जो बंधु बांधव आए उनका आदर करो। इसके साथ साथ ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर करो। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो श्रमण लोग हैं, घूमने वाले बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुड़ी लोग हैं, उनका क्या करना है? आदर करना है। और माता पिता की सेवा करना तथा बूढ़ों की सेवा बढ़ गई है। ये कौन कह रहा है? वृहद शिलालेख नंबर 4 कह रहा है कि प्रियदर्शी राजा के शासन से क्या क्या हुआ है? अहिंसा हुई है, जीवों के प्रति दया बढ़ गई है, लोग माता पिता का सम्मान करने लगे, श्रवणों का आदर बढ़ गया है, ब्राह्मणों का आदर बढ़ गया है, समझे? और बुजुर्ग जो हैं उनका भी क्या हुआ है? उनका भी सम्मान बढ़ गया है। ऐसा शिलालेख नंबर 4 कहता है, वृहद शिलालेख नंबर 4। अगला है वृहद शिलालेख नंबर 5। वृहद शिलालेख नंबर 5 क्या कहता है? कह रहे अभिषेक के, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, तो उसके 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। अभिषेक के 13वें वर्ष क्या की जा रही? धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बातचीत मिलती है। और यहीं पर ध्यान समझिएगा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख होता है ताकि क्या हो सके? ताकि धम्म नीति का क्रियान्वयन सुचारू तरीके से किया जा सके, ताकि धम्म नीति का क्रियान्वयन सुचारू तरीके से किया जा सके। ऐसा कहां मिलता है? वृहद शिलालेख नंबर 5 में देखने को मिलता है। वृहद शिलालेख नंबर 6।
प्रतिवेदक को हर समय मुझे प्रजा के बारे में जानकारी, प्रतिवेदक हर समय मुझे प्रजा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वृहत शिलालेख 6 नंबर कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं, प्रतिवेदक हैं, वो राजा को, अशोक को किसी भी समय प्रजा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे तो शयन कर रहा हो, चाहे तो अगर हम आपसे बातचीत करें अंतापुर में हो, चाहे तो कहां पर हो, चाहे तो पशुशाला में हो, चाहे तो वो सवारी में हो, चाहे तो बाग में हो, कहीं पर भी हो, हर जब समय, हर समय, सोते समय, जाते समय, खाते समय, टहलते समय, हर समय प्रजा के बारे में जानकारी देने का अधिकार किसको मिल गया? प्रतिवेदक को। और एक राजा को ऐसे ही कार्य करना भी चाहिए। वृहत शिलालेख नंबर 7 क्या कहता है? वृहत शिलालेख नंबर 7, सभी धर्मों और संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का आह्वान किया गया। सभी धर्मों और जो भी संप्रदाय हैं उनके मध्य क्या किया गया कि जितने भी धर्म या संप्रदाय हैं उनके मध्य सहिष्णुता, आपस में प्रेम सौहार्द की भावना की बात करी गई है। उनके बीच क्या हुआ? प्रियदर्शी राजा अशोक या प्रियदर्शी राजा कामना करते हैं कि सब संप्रदायों के लोग सब जगह निवास कर सके, कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो कहीं पर भी निवास कर सकता है, क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि पर बल देते हैं। क्योंकि सभी जो संप्रदाय हैं, धर्म है, वो क्या देते हैं? सभी चित्त की शुद्धि और संयम पर क्या दे रहे हैं? चित्त की शुद्धि और संयम पर बल दे रहे हैं। आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो अगला है वृहत शिलालेख नंबर 8। वृहत शिलालेख नंबर 8 क्या कह रहा है? ये 8 कह रहा है कि भैया विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्राएं होंगी। अब इसमें अगर हम आपसे बातचीत करें, क्वेश्चन करते हैं, तो कह रहे हैं कि जब अशोक शासक बनता है तो हम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कहेंगे, शासक बनने के 10वें वर्ष, शासक बनने के 10वें वर्ष, 10वें वर्ष क्या करता है? तो आप देखोगे बोध गया की यात्रा करते हैं गौतम बुद्ध। मतलब बोध गया में बोधि वृक्ष देखने जाते हैं, जिसके नीचे क्या होता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है, दर्शन करने जाते हैं। वहीं अगर 12वें वर्ष के बारे में बातचीत करें, 12वें वर्ष क्या करने जाते हैं? शासक बनने के 12वें वर्ष आप देखोगे तो कनक मुनि स्तूप का दर्शन करते हैं, कनक मुनि स्तूप का दर्शन करते हैं, स्तूप का दर्शन करते हैं और उसके आकार को दुगना कर देते हैं। मतलब आकार को दुगना करने का, आकार को दोगुना करने का आदेश, दोगुना करने के बारे में बातचीत करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, शासन के 20वें वर्ष, शासक बनने के 20वें वर्ष, शासक बनने के 20वें वर्ष क्या करते हैं? 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी आप सबको पता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। और यहां पर लुम्बिनी में क्या करते हैं? जो टैक्स होता है उसको 1/6 से कम कर कर कितना कर देते हैं? 1/8 कर देते हैं। मतलब टैक्स जो है उसको कम करके कितना कर देने? 1/6 से कम करके 1/8 कर दे रहे। कितना आप देना पड़ेगा? 1/8वां हिस्सा उत्पादन को देना पड़ेगा। ये लुम्बिनी जो है नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, बृहत शिलालेख नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि भैया धम्म मंगल पर बल दे रहे हैं, धम्म मंगल पर बल दे रहे हैं। और अगर हम आपसे बातचीत करें मंगलाचार्य को, ये क्या करें? मंगलाचार की निरर्थकता पर बल दिया जा रहा है। मंगलाचार की निरर्थकता पर बल दिया जा रहा है। मंगलाचार की निरर्थकता पर बल दे रहे हैं। वहीं अगर बृहत शिलालेख नंबर 10 की बातचीत करें तो कह रहे हैं यश एवं ख्याति पर ज्यादा महत्व न देते हुए धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया जा रहा है। कह रहे धम्म की नीति जो है वही श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है, यश और ख्याति इंपॉर्टेंट नहीं है। वही अगली बातचीत करें बृहत शिलालेख नंबर 11, तो यहां पर धम्म नीति की व्याख्या करी जा रही है। और धम्म नीति की व्याख्या करते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है।
इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये कह रहे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब ये हम सब लोग बचपन से सीखते चले हैं। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राह्मणों और श्रवणों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों और श्रवणों का आदर करना चाहिए। ये कौन कर रहा है, ये आपका वृहद शिलालेख आदर करना चाहिए। वृहद शिलालेख नंबर 11 कह रहा है, ये दम्म नीति की व्याख्या में कहा गया। वहीं अगली बातचीत करें तो कह रहे वृहद शिलालेख नंबर 12 क्या कह रहे हैं, कह रहे धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया गया। मनुष्य का धर्म या मनुष्य का अपने धर्म का आदर, मनुष्य अपने धर्म को आदर करे और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, बिना किसी कारण के निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर वृहद शिलालेख नंबर 13 क्या कह रहा है, कलिंग युद्ध के बारे में बातचीत कर रहा है। और कलिंग युद्ध में ही इसी शिलालेख में भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की बारे में बातचीत मिलती है। और वृहद शिलालेख नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा मेरा राज्य जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत से लेख लिखवाए गए हैं एवं बहुत से बाद में लिखवाए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा ये कहा गया कि अभी और भी एक्सेप्शन है, अभी और भी संभावना है, और भी अभिलेख क्या हो, अभी और भी अभिलेख लिखवाए जा सके। ठीक है, इतनी बातचीत हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर यहीं पर बातचीत करें लघु शिलालेखों से संबंधित, अगर हम कुछ बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत अगर हम करें तो लघु शिलालेख के बारे में बातचीत, मास्की जो अभिलेख है, मास्की कहां है, कर्नाटक में। इसी में क्या मिलता है, इसी में अशोक को क्या देखने को मिलता है, देवा नाम प्रियदर्शी अशोक, ये देखने को मिलता है। वही गुर्जरा की बातचीत करें, गुर्जरा कहां है, तो गुर्जरा की बातचीत करें, अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में। आप देखो कहां पर गुर्जरा, ये गया गुर्जरा कहां पर है, देखो ये देखो मध्य प्रदेश में, अभी मैंने बताया ये देखो मध्य प्रदेश में। इसके बारे में बातचीत करें तो यहां पर भी देवानाम पियस प्रियदर्शो अशोक राजन, यहां पर भी देवानाम प्रिय अशोक राजस टर्म का इस्तेमाल देखने को मिलता है। स्तंभ लेख है। यहीं पर अगर हम अगली बातचीत करें नेतुर के बारे में, राजा अशोको, मतलब अशोक का नाम क्या मिल रहा है, अशोक देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर सरनेम के साथ मिल रहा है, कहीं पर अकेले मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर नेतुर की बातचीत करें तो नेतुर में भी राजा अशोको मिल रहा है। और वहीं अगर हम उदय गोलन के बारे में बातचीत करें, उदय गोलन के बारे में बातचीत करें कर्नाटक वाले में, यहां स्तंभ लेख में क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे राजा अशोको देवानाम प्रिय, राजा अशोको देवानाम प्रिय, राजा अशोको देवानाम प्रिय, प्रिय नहीं देवानाम प्रिय, ये ब्राह्मी लिपि में, ये देखो ये सब ब्राह्मी लिपि में, भारत के अंदर वाले ब्राह्मी लिपि में, और जो उधर पाकिस्तान साइड में है वो सब किस में, तो खरोष्टी और अरमाइक लिपि में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातचीत। देखो कुछ स्तंभ लेख जो है इधर से उधर, या अगर बातचीत करें महास्तंभ लेख के बारे में, वो इधर से उधर ले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें, दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख है, ये दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख जो है उसको अगर हम आपसे बातचीत करें, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठा ले गया। जैसे महास्तंभ लेखों के बारे में बातचीत करें तो कुछ महास्तंभ लेख भी है ना, इन महास्तंभ लेखों में अगर हम आपसे बातचीत करें, एक हेडिंग करो महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख, ये है सम्राट अशोक के। तो एक स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, दिल्ली टोपरा महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख, ये जो है इसको फिरोज शाह तुगलक क्या किया, 1356 में राजधानी उठा ले गया, दिल्ली ले गया। 1356 में फिरोज शाह तुगलक एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, इसको कहां लेकर चला गया, इसको दिल्ली लेकर गया, अपनी नवीन जो राजधानी थी वहां पर उठा के ले गया। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगला जो है वो है दिल्ली मेरठ महास्तंभ लेख। दूसरे की बातचीत करें, दिल्ली मेरठ महास्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ महास्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, इसको 1360 में 1360 में फिरोज शाह तुगलक इसको भी दिल्ली ले गया। कहां पर लेकर चला गया, इसको भी दिल्ली शिफ्ट करा दिया।
इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें अगले के बारे में, एक आप देखते हो प्रयाग या इलाहाबाद महास्तंभ लेख है। प्रयाग या इलाहाबाद महास्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अगर हम इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करें तो ये जो है वो मूलतः जो है कौशांबी में था। मूलतः क्या है? कौशांबी में है। ठीक है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कौशांबी के आसपास का इलाका है, मतलब है ना। और अगर जिसे अकबर द्वारा क्या किया गया, कौशांबी से इलाहाबाद के किले में लाया गया, इलाहाबाद के किले में लाया गया। इलाहाबाद के किले में कौन लेकर आता है? इलाहाबाद के किले में अकबर लेकर आया। हालांकि अगर हम आपसे बातचीत करें तो इलाहाबाद और कौशांबी आसी पास में बिल्कुल बाउंड्री क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, वही अगर हम अगली बातचीत करें तो लौरिया अरराज महास्तंभ लेख है। अगला क्या है? लौरिया अरराज स्तंभ लेख, अरराज स्तंभ लेख। ये लौरिया अरराज स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, ये कहां पर है? तो इसके बारे में हम कहेंगे भैया पश्चिमी चंपारण बिहार में। कहां पर? पश्चिमी चंपारण बिहार में है। पश्चिमी चंपारण बिहार में ये लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है। अगले के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला लौरिया नंदनगढ़ महास्तंभ लेख। लौरिया नंदनगढ़ महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख ये कहां पर है? ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है। पश्चिमी चंपारण कहां है? बिहार में। अगले के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो रामपुरवा महास्तंभ लेख, रामपुरवा महास्तंभ लेख, रामपुरवा महास्तंभ लेख ये अगर देखोगे तो ये भी पश्चिमी चंपारण बिहार में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं, अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख भी हैं, जैसे सारनाथ स्तंभ लेख है। इसके साथ साथ सांची का स्तंभ लेख है। मतलब अगर लघु स्तंभ लेखों के बारे में बातचीत करें, लघु स्तंभ लेख के बारे में बातचीत करें, लघु स्तंभ लेख कहां कहां पर है? तो एक सारनाथ में, सारनाथ में है। सारनाथ के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो दूसरा हमने कहा सांची का स्तंभ लेख है। सांची, सांची कहां पर है? सारनाथ तो उत्तर प्रदेश में, सांची आपको पता है विदिशा के पास एमपी में है ना। तीसरे की बातचीत करें तो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है, यह भी आपका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या प्रयागराज। चौथे के बारे में बातचीत करें तो हम कहेंगे रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख जो है ये कहां पर है? तो ये बलिया के पास में है, बलिया के पास में है। ये भी उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर हम आपसे बातचीत कर, बलिया नहीं बस्ती है, रुम्मिनदेई कहां लगेगा? बस्ती में, सॉरी ये बस्ती में, बस्ती में ये लोकेटेड है। और वहीं अगर हम थोड़ी सी और बातचीत करें, निगाली सागर स्तंभ लेख ये लुम्बिनी के पास में है। निगाली सागर स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, स्तंभ लेख ये लुम्बिनी से लगभग 13 मील की दूरी पर है, लुम्बिनी में है। कहां पर? लुम्बिनी से 13 मील की दूरी पर है, 13 मील दूर है, लेकिन आप इसको कह सकते हो कि ये कहां पर है? ये लुम्बिनी में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? कुछ लघु स्तंभ लेख भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ महास्तंभ लेख भी देखने को मिले, जो अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने क्या किया, इनको शिफ्टिंग कराई है। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें महास्तंभ लेखों के बारे में या वृहत शिलालेखों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। ठीक है, अगर हम अगली बातचीत करें तो तक्षशिला अभिलेख भी है, कंधार अभिलेख भी है, तक्षशिला अभिलेख भी है, कंधार अभिलेख भी है, फिर इसके साथ साथ लगमान अभिलेख भी है। तो ये अलग अलग जगहों पर ढेर सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। अब अभिलेखों में क्या क्या चीजें कही गई हैं, आपके एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है भाई, पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बातचीत करें तो आप देखोगे यहीं पर, जैसे मैंने आपसे कहा लुम्बिनी, लुम्बिनी के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं तो लुम्बिनी वाला कौन सा अभिलेख है? निगाली सागर स्तंभ लेख। अब निगाली सागर स्तंभ लेख क्या है? तो इसमें कहा गया है
कि जब अशोक क्या करता है, अशोक की यात्रा का उल्लेख है कनक मुनि के स्तूप के बारे में, जो देखता है उसके बारे में बताता है, और उसके साथ साथ में कहा गया अशोक के द्वारा स्तूप का क्या किया गया, आकार को दुगुना या विस्तार कराया गया। वही जैसे सारनाथ के बारे में बातचीत करें तो संघभेद अभिलेख के बारे में बातचीत करेगी। बौद्ध संघर्षों में फूट डालने वाले या क्षति पहुंचाने वाले भिक्षु भिक्षुओं को क्या किया जाएगा, दंड का विधान इसमें लिखा गया सारनाथ वाले में, कि अगर बौद्ध संघ में आप क्या करते हो, फूट डालते हो, तो उसके लिए दंड का विधान किया गया। वही सांची के बारे में, विदिशा एमपी सांची के बारे में बातचीत करें तो संघभेद का अभिलेख इसमें किया गया, इसको संघभेद अभिलेख भी कहते हैं। वही प्रयाग के बारे में बातचीत करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रयाग वाले को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और ओवरऑल अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप अभिलेखों को विभिन्न कैटेगरी में बांटकर पढ़ सकते हो। ये हमने 5 कैटेगरी इसकी बताई, आपको 5 कैटेगरी बताई थी। ये देखो कहां गया 5 कैटेगरी, ये आपका ऊपर है, ये देखो वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, इसके साथ साथ बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और पृथक लेख। तो ये कैटेगरी है अशोक की इंफॉर्मेशन में। बेसिकली आप ये अगर इतना कर पाते हो कि बृहद शिलालेखों को अगर आप पढ़ ले जाते हो तो आपको जानकारी हमने पर्याप्त दे दी है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में सबसे पहले इसको पढ़ा गया। टर्नर महोदय ने 1863 में ही जेम्स क्या कहते हैं, देवानाम्प्री को अशोक से एक प्रकार से समीकरण बैठाया कि नहीं अशोक ही क्या है, देवानाम्प्री है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। तो थोड़ा सा जटिल चीजें थी और बड़ा भी टॉपिक है, आपको पता है। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको ठीक ठाक लगी हो तो आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जीके जीएस भाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हो, सुधांशु सर को ज्वाइन कर सकते हो। ये सब का सब इस्तेमाल में, और आप सभी लोग इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच पाएं। और ये एग्जाम के ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, ऐसी बात बताया किया करो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।